जब हम इतिहास के युद्धों की बात करते हैं तो आमतौर पर एक ही पैमाना अपनाते हैं, कौन जीता और कौन हारा। लेकिन भारतीय समाज ने कभी इतिहास को सिर्फ जीत हार से नहीं परखा। भारत की स्मृति उन युद्धों को चुनौती है जिनमें मानव मूल्य, आत्मसम्मान और चरित्र दांव पर लगे हों। इसी वजह से तराइन और पानीपत जैसे निर्णायक युद्ध आम जनमानस में सीमित रह गए, जबकि हल्दी घाटी का युद्ध पीढ़ियों तक जीवित रहा। तराइन का युद्ध 12वीं शताब्दी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी आमने सामने थे। यह युद्ध पूरी तरह सत्ता के लिए था, दिल्ली और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज जीते, दूसरी में हारे और वही कहानी समाप्त हो गई। पृथ्वीराज के हारते ही राजपूत सत्ता ढह गई और गौरी के रास्ते दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। यह युद्ध निर्णायक था, लेकिन इसमें जनता के लिए कोई दीर्घकालीन नैतिक संघर्ष नहीं बचा। ना कोई लंबा प्रतिरोध, ना कोई विचारधारा, ना कोई ऐसा उदाहरण जो आम आदमी के जीवन से जुड़ सके। इसलिए यह युद्ध इतिहास की किताबों में तो रहा, लेकिन लोक कथा नहीं बना। अब पानीपत को देखिए। पानीपत भारत का वह मैदान है जहाँ 3 बार साम्राज्य बदले। बाबर ने लोधी को हराया, अकबर के समय हेमू हारा और बाद में मराठे अब्दाली से पराजित हुए। हर बार सत्ता बदली, शासन बदला, लेकिन आम जनता के लिए शासन बदलने के अलावा कुछ नहीं बदला। युद्ध सिर्फ सिंहासन के लिए था। कोई राजा हारकर संघर्ष जारी नहीं रख पाया, कोई वैचारिक लड़ाई नहीं चली, कोई हम झुके नहीं की कथा नहीं बनी। इसलिए पानीपत का नाम बड़ा है, लेकिन इसके किरदार जनमानस में जीवित नहीं है। अब इसी पृष्ठभूमि में 16वीं शताब्दी का भारत देखिए। अकबर का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। लगभग पूरा उत्तर भारत मुगल अधीनता स्वीकार कर चुका था। अधिकांश राजाओं ने समझौता कर लिया था। दरबार में हाजिरी, राजनीतिक रिश्ते और मुगल प्रभुत्व की स्वीकृति, यह एक व्यवहारिक राजनीति थी। लेकिन इसी दौर में मेवाड़ का एक राजा ऐसा था जिसने यह रास्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का इनकार केवल राजनीतिक नहीं था। वह यह नहीं कह रहे थे कि मैं अकबर से बेहतर शासक हूँ, बल्कि वह कह रहे थे कि मैं अपनी मिट्टी पर किसी और की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। यही बिंदु हल्दी घाटी को बाकी युद्धों से अलग कर देता है। यहाँ संघर्ष सत्ता के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह कोई विशाल मैदान नहीं था, बल्कि अरावली की पहाड़ियों में एक संकरी घाटी थी। एक और मुगल साम्राज्य की संगठित और विशाल सेना थी, दूसरी ओर मेवाड़ की सीमित शक्ति। यह पहले से तय था कि परिणाम आसान नहीं होगा। युद्ध भयंकर था, दोनों ओर से भारी नुकसान हुआ। अंततः युद्ध का मैदान मुगलों के पक्ष में रहा, लेकिन महाराणा प्रताप न मरे, न पकड़े गए, न झुके। यहीं से इतिहास की दिशा बदलती है। अगर महाराणा प्रताप इसी युद्ध में मारे जाते या आत्मसमर्पण कर देते तो हल्दी घाटी भी पानीपत या तराइन जैसे एक तारीख बनकर रह जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध के बाद उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। वे जंगलों में रहे, पहाड़ों में भटके, साधनहीन जीवन जिया, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। वर्षों बाद उन्होंने मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस लिया। यानी वे युद्ध हारे, लेकिन उद्देश्य नहीं हारे। इसी संघर्ष के दौरान हल्दी घाटी के हर किरदार ने एक प्रतीक का रूप ले लिया। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं रहा, वह निष्ठा और बलिदान का उदाहरण बन गया। घायल शरीर और टूटे पैर के बावजूद अपने स्वामी को सुरक्षित निकालना भारतीय संस्कृति के लिए एक गहरी छवि बन गई। पूंजा भील और भील समाज पहली बार इतिहास के केंद्र में आए, यह दिखाने के लिए कि यह सिर्फ राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि जनता का संघर्ष था। हकीम खान सुर का साथ देना यह साबित करता है कि यह धर्म का युद्ध नहीं था, बल्कि स्वाभिमान का था। भामाशाह का सर्वस्व दान यह दर्शाता है कि यह व्यक्तित्व सत्ता नहीं, सामूहिक उद्देश्य का संघर्ष था। हल्दी घाटी इसलिए भी जीवित रही क्योंकि यह लोक कथाओं में उतर गई। इसे सिर्फ दरबारी इतिहासकारों ने नहीं लिखा, बल्कि गाँवों, गीतों, कथाओं और परंपराओं ने जिया। जब इतिहासकार जनता की स्मृति में उतरता है तो वह अमर हो जाता है। अंततः भारतीय समाज ने यह तय किया कि वह किसे अपना आदर्श मानेगा। उसने सिर्फ विजेताओं को नहीं चुना, बल्कि उन लोगों को चुना जो हार के बाद भी झुके नहीं। महाराणा प्रताप उसी परंपरा का हिस्सा बने जहाँ जीत से ज्यादा मूल्य और सत्ता से ज्यादा स्वाभिमान मायने रखता है। इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध एक तारीख नहीं रहा, बल्कि एक चेतना बन गया। और यही कारण है कि वहाँ हर किरदार आज भी जीवित है।